हेलो एवरीवन, सीएसटी पर आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज हम नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं मिशन DSSB पीजीटी कॉमर्स फीमेल, जिसका हमारा आज लेक्चर 1 है। तो इसकी शुरुआत हम इजी क्वेश्चन से नहीं करेंगे। जो हमें फीडबैक गेट हुआ है पीजीटी कॉमर्स मेल का, उसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन अभी तक हमने जो मिशन पीजीटी कॉमर्स में डिस्कस नहीं किए थे, वो वैरायटी कोशिश करेंगे कि स्टार्टिंग के कुछ लेक्चर्स में उन क्वेश्चंस को डिस्कस करें। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। दोस्तों, आज का क्वेश्चन नंबर 1, ABC लिमिटेड इज अ माइनिंग कंपनी लिस्टिंग ऑन द ऑस्ट्रेलियन स्टॉक एक्सचेंज. It has an audit committee comprising 4 members. 2 members are independent non-executive directors with engineering and mining qualification. The nomination committee is currently looking to appoint an additional members to the audit committee in terms of the ASX principle. Which of the following would most likely be the best candidate for appointment? तो आप कमेटी बना रहे हैं, उस कमेटी में जो माइनिंग कंपनी है ऑस्ट्रेलियन स्टॉक एक्सचेंज पे रजिस्टर्ड है, ऑलरेडी मेंबर क्या है? ऑलरेडी 2 मेंबर हैं। कौन कौन से? आपके 2 मेंबर हैं, 2 मेंबर। एक है नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर विद इंजीनियरिंग एंड माइनिंग क्वालिफिकेशन, एंड द नॉमिनेटेड कमेटी इज करेंटली लुकिंग टू अपॉइंट एन एडिशनल मेंबर। तो ऑलरेडी उनके पास माइनिंग और इंजीनियरिंग की क्वालिफिकेशन का बंदा है। ऑडिट की बात हो रही है, तो हमें कैसा बंदा चाहिए? हमें बंदा चाहिए फाइनेंस का। तो देखते हैं कौन सा इसमें सेटिस्फाई कर रहा है। एन इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर विद अ क्वालिफिकेशन इन फाइनेंस, एन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर विद क्वालिफिकेशन इन अकाउंटिंग, ए नॉन independent non-executive director with qualification in accounting and auditing, a non-executive director who was previously the CFO of ABC Limited a year ago. तो यहाँ से कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इस बार की एग्जाम में जो लास्ट एग्जाम पीजीटी कॉमर्स मेल का हुआ है, इसमें बहुत सारी स्टेटमेंट और सिचुएशंस क्रिएट की थी। तो अगर आप पढ़ के गए हो तो ये कोई मुश्किल नहीं है। मैंने थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन मुश्किल लिए हैं, डिफिकल्ट लेवल लिया है। अदरवाइज ये टाइम कंज्यूमिंग होती हैं, तो आपको अपनी स्पीड रीडिंग की भी बढ़ा के चलना है एग्जाम में। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेड गिव मी अ चाइल्ड एट बर्थ एंड आई कैन मेक हिम इनटू एनीथिंग यू वांट। भाई, मुझे एक बच्चा दो, जो आप चाहोगे उसमें मैं बना दूंगा। यानी कि उनका कहना ये था, कौन से थिंकर हैं वो, जिनका ये कहना था कि बचपन से जैसे बच्चे को मॉडिफाई करके आप चलोगे, वैसे ही उसका कैरेक्टर, वैसी ही चीजें बनती हैं। ये कहा था BF स्किनर ने। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिगार्ड व्हेन एशियन ट्रेड एग्रीमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। एशियन ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में स्टेटमेंट है, तो आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। पहले पीजीटी कॉमर्स में स्टेटमेंट और इस तरह के क्वेश्चन भी कम ही देखने को मिलते थे, लेकिन इस बार स्टेटमेंट, असर्शंस, रीजन, वो सारे मैचिंग बहुत ज़्यादा आई थी। तो आपको उसके अकॉर्डिंग अपनी स्टडी करनी है। फर्स्ट पार्ट इज इंडिया इज वन ऑफ द फाउंडर मेंबर ऑफ एशियन, बी द एशियन फ्री ट्रेड एरिया हैज नाउ बीन वर्चुअली एस्टेब्लिश। देखिए, एशियन का इंडियन मेंबर नहीं है, लेकिन एशियन वर्चुअली एस्टेब्लिश है आजकल। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। एशियन इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। एशियन की फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएटेड ऑफ साउथ एशियन नेशन। इसका ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट है 8 अगस्त 1967। हेडक्वार्टर जकार्ता, इंडोनेशिया में है। और इसका काम क्या है? प्रमोशन द इंटर गवर्नमेंट कोऑपरेशन बिटवीन मेंबर एंड अदर कंट्रीज ऑफ एशिया। इसके जो मेंबर्स हैं, 10 मेंबर्स कंट्रीज हैं इसकी। इंडोनेशिया, थाईलैंड, म्यांमार, मलेशिया, सिंगापुर, वियतनाम, ब्रुनेई, कंबोडिया, लाओस एंड फिलीपींस। देखिए, फिलीपींस, ये 10 कंट्री हैं। कई बार आ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेंबर कंट्री ऑफ एशियन। और इसी तरह से बाकी ऑर्गेनाइजेशन का भी आपको सारा डेटा लर्न करना है। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, in 2012 the UN Statistical Commission adopted international statistical standard called the Environmental Economic Accounting Central Framework
एंड देन बी इज दिस फ्रेमवर्क वाज इनिशिएटेड बाय इंडियन गवर्नमेंट। भाई ये फ्रेमवर्क अडॉप्ट किया था, करेक्ट है स्टेटमेंट, लेकिन ये इंडियन गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव किया है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इंडिकेट द करेक्ट कोड फॉर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट असर्शन एंड रीजन। असर्शन क्या है? Amalgamation is where two companies merge and wind up themselves and start a new company। दो कंपनी मर्ज होके एक नई कंपनी बनाती है, यानी कि ए और बी लिमिटेड मर्ज हो गई और नई कंपनी क्या बनी? सी लिमिटेड। ये अमलगमेशन है। इन अमलगमेशन देयर आर 3 कंपनीज इन्वॉल्विंग वेयर 2 कंपनीज क्लोज एंड न्यू ओपन। भी 2 कंपनी क्लोज हो रही है और तीसरी ओपन हो रही है। बोथ स्टेटमेंट करेक्ट, यानी कि असर्शन एंड रीजन दोनों करेक्ट है। Both A and B are correct and R is the correct explanation of D. Option number A is the right answer. Moving on the next question, question number 6. Consider the following statement with regard to standard costing and estimate costing. Select the correct option. Standard costing is more accurate system than the estimate costing. Standard costing is to ascertain what the cost will be and estimate will show what the cost should be. Standard costing is used for ascertainment of cost and estimation cost is used for effective cost control. Standard cost is based on historical cost accounting and estimate cost is based on scientific analysis. देखिए अगर आप कंपैरिजन करोगे तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और आपको अगर एस्टिमेट कॉस्टिंग दोनों पढ़िए तो इजीली आप बता सकते हो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। यानी कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज मोर एक्यूरेट देन एस्टिमेट कॉस्टिंग, क्योंकि वो साइंटिफिक मेथड्स के ऊपर बेस्ड होती है। क्लियर है? जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है साइंटिफिक मेथड के ऊपर बेस्ड होती है, इसलिए वो ज़्यादा एक्यूरेट होती है। स्टैंडर्ड टेक्निक्स जो यूज़ करती है टेक्निक, वो क्या यूज़ करती है? डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड द कॉस्ट शुड हैव इंकर्ड, यानी कि एक्चुअल कितनी है और कितनी हुई है उसका डिफरेंस निकाला जाता है, इसमें वेरिएशन निकाला जाता है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पुट्स एम्फेसिस ऑन द कॉस्ट दैट शुड हैव बीन एंकर्ड इन अ सेट ऑफ सिचुएशन। गिवन सिचुएशन में क्या कॉस्ट एंकर्ड हुई है। और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कैन नॉट बी यूज एज अ डिवाइस टू डिटरमाइन एफिशिएंसी। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का आप एफिशिएंसी डिटरमाइन करने के लिए यूज नहीं कर सकते। क्लियर? मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, इंडिकेट द करेक्ट कोड ऑफ द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स असर्शन एंड रीजन। रीजन के असर्शन क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट इज द एग्जामिनेशन ऑफ एन एंटिटीज financial statement and accompanying disclosure by an independent auditor। क्या कह रहा है भाई? फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट इज द एग्जामिनेशन ऑफ एन एंटिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट एंटिटी की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उनको ऑडिट करना है एंड accompanied डिस्क्लोजर बाय एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर। कौन करता है इसको? इंडिपेंडेंट ऑडिटर। रीजन क्या दिया हुआ है? द पर्पस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट इज टू एड credibility to the reported financial position and performance। यानी कि फाइनेंशियल ऑडिटिंग करके जो उसकी फाइनेंशियल पोजीशन है, परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस है, उसके बारे में रिपोर्ट बनाई जाती है। इज दिस करेक्ट और करेक्ट रीजन ऑफ द गिवन असर्शन? यस, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट रीजन ऑफ ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, as a manager, one of the role's duty is to present award to outstanding employee within his department, which Mintersburg's managerial role is Rowan's acting in when he does this। वो क्या करता है? जो भी वही आउटस्टैंडिंग एम्प्लॉय हैं उनको अवार्ड देता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो मिंटर्सबर्ग के अकॉर्डिंग वो कौन सा रोल प्ले कर रहा है? वो रोल प्ले कर रहा है फिगर हेड रोल। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। थोड़ा सा समझ लेते हैं होता क्या है। मिंटर्सबर्ग ने जो है ये 10 कैटेगरी में रोल को डिवाइड किया हुआ है। फिगर हेड, लीडर, लाइजन, मॉनिटर, डिसिमिनेटर, स्पोक्स पर्सन, एंटरप्रेन्योर, डिस्टर्बेंस हैंडलर, रिसोर्स एलोकेटर एंड नेगोशिएटर। तो भाई फिगर हेड, लीडर और लाइजेंस जो है वो इंटरपर्सनल है, जिसका काम क्या होता है? प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड आइडिया। और जो आपके मॉनिटर, डिसिमिनेटर और स्पोक पर्सन है वो इंफॉर्मेशनल कैटेगरी में आते हैं। इसका काम है इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना। बाकी बहुत बड़ी इसकी डिस्क्रिप्शन है,
अभी दूंगी तो पूरे लेक्चर का टाइम इसी में खत्म हो जाएगा, तो सिर्फ मैं मेन चीजें आपको बता रही हूँ इसके। आप इनके एक एक रोल को भी पढ़ लीजिए ताकि आपको इजी रहे कि सिचुएशन बना के दे तो आप डिसाइड कर पाए कि कौन सी सिचुएशन में वो फॉल करेगा। देन थर्ड है डिसीजनल, जिसको जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है उनको यूज करके डिसीजन मेकिंग करता है। उसमें एंटरप्रेन्योर, डिस्टर्बेंस हैंडलर, रिसोर्स एलोकेटर एंड नेगोशिएटर। ठीक है, तो यहाँ पे वो अवार्ड दे रहा है तो ये उसका क्या है, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन एंड आइडिया, मतलब मोटिवेट कर रहा है, तो ये यहाँ पे आपका आएगा फिगर हेड में। जो उसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, मोटिवेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं अपने एम्प्लॉयज को, तो वो कहाँ आएगी, फिगर हेड में। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। Raju believes that men perform better in oral presentation than women. What shortcut has been used in this case? देखिए उसने पहले से ही अपने माइंड में सेट किया हुआ है कि मैन परफॉर्म करेंगे बेटर वुमेन से ओरल प्रेजेंटेशन में। तो ये क्या है, ये है आपका उसका स्टीरियोटाइप एटीट्यूड, यानी कि पहले से उसने ये एज्यूम कर लिया है। स्टीरियोटाइपिंग है, थोड़ा सा बाकी चीजों को भी समझ लेते हैं। हेलो इफेक्ट क्या होता है, किसी को देखते हैं और देख के उसकी इमेज अपने माइंड में सेट कर लेते हैं, या उसकी एक्टिविटीज के बेस पे अपने इमेज सेट कर लेते हैं। आप किसी एक्टर को देखते हो, उसकी जो इमेज अपने माइंड में बनाते हो, वो क्या है, आपका हेलो इफेक्ट। अभी लोग करंट एग्जांपल दे, तो भाई सोनू सूद को देख रहे हैं तो सब लोग कह रहे हैं कितना काइंड है, ये है वो है, तो उसकी जो इमेज क्रिएट हो रही है वो क्या है, हेलो इफेक्ट। यानी कि किसी को देख के, किसी की एक्टिविटी से जो इमेज क्रिएट होती है उसको हेलो इफेक्ट कहते हैं। अगर हम अपनी कॉमर्स की सिचुएशन में इसको यूज करते हैं, क्योंकि दीज आर साइकोलॉजिकल इफेक्ट और यू कैन से कंसेप्ट्स, तो यहाँ पे अप्रेजल के टाइम पे प्रमोशन, जॉब टास्क, डिपार्टमेंटल मिसकंसेप्शन, इसमें हेलो इफेक्ट यूज होता है। यानी कि जो आपका सुपीरियर है वो आपका अप्रेजल करता है, प्रमोशन करता है, जॉब टास्क, तो उसमें जो उसका माइंडसेट यूज होता है वो क्या है, हेलो इफेक्ट। देन आ जाता है कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट। कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट क्या होता है, द कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट इज अ कॉग्निटिव bias that distorts our perception of something when we compare it to something else by enhancing the difference between them। जब किसी को कंपेयर करके हम माइंडसेट बनाते हैं कि भी ये इससे बेटर है, दो लोगों ने काम परफॉर्म किया, इसने इससे ज्यादा बढ़िया काम किया, तो वो क्या है, कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट। प्रोजेक्शन क्या है कि किसी चीज को सोच के, पॉजिटिव और नेगेटिव सोच के, दूसरे में भी वो चीज आपने एज्यूम कर ली। प्रोजेक्शन इज अ डिफेंस मैकेनिज्म in which the ego defends itself against unconscious impulses or qualities both positive and negative। मतलब थ्योरेटिकल और लिखी हुई लैंग्वेज आपको ज़्यादा टफ लगेगी। सपोज मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि भाई एक बंदा, एक फ्रेंड है, वो दूसरे फ्रेंड को सोच रहा है कि वो उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं कर रहा या उसको चीट करेगा, और उसने उसको चीट कर दिया, तो ये क्या है, प्रोजेक्शन। तो उसने पहले से ही सोच लिया कि वो उसको क्या करेगा, चीट करेगा, तो ये क्या है, प्रोजेक्शन। मैंने कहा मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूं तो मेरे फ्रेंड भी स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, तो ये क्या है, मेरी प्रोजेक्शन। क्लियर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। मिस्टर सुनील वन डे सैलरी वाज डिडक्टेड बिकॉज ऑफ हिज अनइन्फॉर्म्ड लीव एज ही वाज ऑलरेडी वार्न्ड अबाउट हिज बिहेवियर। इट इज एन एग्जांपल ऑफ विच मेथड ऑफ शेपिंग द बिहेवियर। रेनफोर्समेंट, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, पनिशमेंट, नेगेटिव रेनफोर्समेंट। देखिए उसको पहले से ही इंडिकेट कर दिया गया है, पहले से ही चांस दे दिया गया है कि भाई अब ये गलती नहीं होनी चाहिए, जो कि स्टेटमेंट से निकल के आता है इफेक्ट, तो उसकी सैलरी उसको ऑलरेडी वार्न करने के बाद फिर कट की गई है, तो वो क्या है, उसके लिए पनिशमेंट। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। Mr. Manoj, manager ABC company, found that skill of worker and machinery used by them as compared to competitor in the market are obsolete within a year. Which type of challenge ABC company is facing? जो मैनेजर है ABC लिमिटेड का, उसने देखा कि जो उनके पास स्किल वर्कर है, जो मैनेजर है, वो ऑब्सोलेट हो जाएंगे, मीन्स जो न्यू टेक्निक्स है उसके साथ काम नहीं कर पाएंगे, उनके पास टेक्निक्स आउटडेटेड हो जाएगी। तो किस तरह के चैलेंजेस वो फेस करेंगे, हाई क्वालिटी एंड लो क्वालिटी, ग्लोबलाइजेशन एंड कल्चर, रैपिड पेस ऑफ चेंज, मल्टीपल स्टेक होल्डर। तो कैसा चेंज है, रैपिड पेस ऑफ चेंज, क्योंकि टेक्निक ऑब्सोलेट हो रही है, वर्कर्स की स्किल ऑब्सोलेट हो रही है, यानी कि टाइम के साथ वो मैचअप नहीं कर पाएंगे,
अगर उन्होंने इमीडिएटली एक्शन नहीं लिए तो। ये क्या है? रैपिड पेस ऑफ चेंज। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, सेलेक्ट द करेक्ट हायरार्किकल ऑर्डर ऑफ क्वालिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। देखिए इंडिविजुअल की क्वालिटी जो होती है, सबसे पहले एप्टीट्यूड, देन एबिलिटी, देन स्किल, देन कॉम्पिटेंस। ये मत सोचना कि मैम तो ये साइकोलॉजी के क्वेश्चन कराने लगी है, ये आपके ओबी ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर और बिजनेस स्टडी के क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन बिजनेस स्टडी और ओबी में और एचआर में भी बनते हैं, ठीक है। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, द मैनेजर ऑफ अ मल्टीनेशनल कंपनी आर लोकेटेड इन फ्रांस, इंडिया, ब्राजील एंड द यूनाइटेड स्टेट। यानी कि अलग अलग कंट्रीज में मैनेजर हैं इनमें। विच डिसीजन मेकिंग टेक्निक सीम मोस्ट रीजनेबल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। सिर्फ टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, पढ़ने में टाइम वेस्ट करते हैं, क्वेश्चन बिल्कुल ईजी है। अलग अलग जगह पे है, कौन सी डिसीजन मेकिंग है? पोस्टल सर्विस इंटरेक्शन है, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन है, नॉमिनल डिस्कशन है, इलेक्ट्रॉनिक मीटिंग है। भाई अलग अलग कंट्री में बैठे हैं तो सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मीटिंग। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, योर बॉस नेवर गिव्स यू द बेनिफिट ऑफ द डाउट when you were late back from lunch. He assumed that you had simply taken too much time. He never considered that the elevators were out and you had to walk up 10 flights of stairs. Your boss is guilty of. आपके बॉस ने भी बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं दिया, आप चाय से लेट आए और उसने ये सोचा नहीं कि वे लेट आए, हो सकता है लिफ्ट खराब हो, एलिवेटर खराब हो और सीढ़ियाँ चढ़ के आना पड़े, उसमें भी टाइम कंज्यूम होगा। तो ये सोचे बिना आपके बारे में परसेप्शन बना ली, बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं दिया। तो किस तरह की सिचुएशन है? सेल्फ सर्विंग बाइस है, सिलेक्टिव परसेप्शन है, फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर है, इनकंसिस्टेंसी है। तो ये क्या है? फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट कर्ट्ज, when manager have the mental ability to analyze, diagnose complex situation they possess। एबिलिटी है मैनेजर में डायग्नोस करने की और बेटर सिचुएशन से डील करने की, तो उसके अंदर कौन से स्किल है? टेक्निकल है, लीडरशिप है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है या कॉन्सेप्चुअल है? देखिए ध्यान से देखिए, मेंटल एबिलिटी की बात कर रहे हैं तो कैसी होगी? कॉन्सेप्चुअल। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, A threatened strike action by the labor union to force the management to accept their demand is an example of which of the following power। भाई जो लीडर है स्ट्राइक की धमकी दी है लेबर यूनियन ने कि भाई कुछ उनकी डिमांडें होंगी वो पूरी नहीं की जाएगी तो स्ट्राइक की जाएगी। तो ये कैसा है? ये रिफरेंट पावर है, लेजिटिमेट पावर है, रिवॉर्ड है, कोर्सिव है। तो क्या है ये? कोर्सिव। अगर आपको मीनिंग पता हो तो आपको सिचुएशन देख के पता चलेगा। रेफरेंट पावर का मतलब क्या होता है कि लीडर अपने फॉलोवर को कितना इन्फ्लुएंस कर पाता है। कि कुछ सिचुएशन ऐसी होती है कि लीडर इतना कैपेबल है कि वो अपने फॉलोवर को आसानी से इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो कौन सी पावर यूज करता है इन्फ्लुएंस करने के टाइम पे? रेफरेंट पावर। यानी कि उसके जो फॉलोवर हैं उसको आंख बंद करके ट्रस्ट करते हैं, जो वो कहेगा वही होगा। लेजिटिमेट पावर का मतलब है लीगल फ्रेमवर्क में, यानी कि जो भी काम हो रहा है वो लीगल फ्रेमवर्क में रह के हो रहा है। रिवॉर्ड एज यू ऑल नो कि कुछ दे के, कोई काइंड या कैश या कुछ भी रिवॉर्ड पे करके। और कोर्सिव फोर्स मतलब है फोर्सफुली कुछ करना। तो यहाँ पे फोर्सफुली बात हो रही है, धमकी दी जा रही है स्ट्राइक करने की, तो वो क्या है? कोर्सिव पावर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, A manager is valued by her colleagues for her ability to perform effective break-even analysis on upcoming venture। भाई एक मैनेजर ने अपने कॉलीग्स को क्या किया? उसकी एबिलिटी, उसकी परफॉर्मेंस, जो उसने ब्रेक इवन एनालिसिस किया है अपकमिंग वेंचर के लिए, उसको वैल्यू किया। इन दिस केस हर कॉलीग्स हिज कॉलीग्स वैल्यू हर फॉर कॉम्पिटेंस दैट फॉल विद इन विच ऑफ द कोर्स एसेंशियल मैनेजमेंट स्किल कैटेगरी। तो अगर इस तरह की सिचुएशन की है तो कर्ट्स के अकॉर्डिंग एसेंशियल मैनेजमेंट स्किल कहाँ पे आएगा? उसका टेक्निकल है, कम्युनिकेशन है, ह्यूमन है, कंसेप्चुअल है। तो यहाँ पे देखिए उसने ब्रेक इवन एनालिसिस किया है, तो ये ह्यूमन, कंसेप्चुअल और कम्युनिकेशन तो है नहीं, क्या है ये? टेक्निकल।
Moving on the next question, question number 18. Parveen is dissatisfied with his job but believes that his superior is good man who will do the right thing. Praveen has decided that if he just wait, condition will improve. Parveen approach to this problem is Tramis. Praveen ने मतलब उसको डिससेटिस्फाई है वो अपनी जॉब से, लेकिन उसको ये पता है कि जो उसका सुपीरियर है वो सही टाइम पे सही चीज़ करेगा, राइट थिंग पे करेगा, और ये सोच के वो थोड़े दिन वेट करता है, यानी कि जॉब को ड्रॉप नहीं करता। तो कौन सी अप्रोच फॉलो करता है वो? एग्जिट, वॉइस, लॉयल्टी, नेग्लेक्ट। सिर्फ पढ़ने में टाइम वेस्ट होना है, बाकी ऐसे क्वेश्चन क्या होते हैं? स्ट्रेट फॉरवर्ड। क्या है? लॉयल्टी। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19. मिस्टर संजय रेटेड मिस्टर राजीव high in his job evaluation because both belong to the same area and graduated from the same university. It is an example of राजीव ने जो है संजीव ने राजीव को जॉब इवेल्युएशन में हाई ग्रेड किया क्योंकि वो उसके सेम एरिया से आता है और सेम यूनिवर्सिटी से दोनों ग्रेजुएटेड हुए। ये किस तरह का एग्जाम्पल है? सेंटर टेंडेंसी का, हेलो इफेक्ट का, सिमिलर टू मी इफेक्ट का और मिस परसेप्शन का। हो सकता है राजीव इंटेलिजेंट हो, उसी के एरिया से वो आ रहा है, वो उसको परसीव कर रहा है, या फिर पार्शियलिटी भी कर सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे इफेक्ट की बात हो रही है, तो कौन सा इफेक्ट होगा सिचुएशन में? सिमिलर टू बी इफेक्ट। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20. ओवर द पास्ट 2 decades, business school have added required course on people skill to many of the curricula. people skill के ऊपर बहुत सारे कोरिकुलम में चीजें ऐड हो रही हैं, सब्जेक्ट ऐड हो रहे हैं, कोर्स ऐड हो रहे हैं। वाई दे हैव टू डन दिस? देखिए, आज के टाइम पे जब आप हायर पोजीशन पे होते हो तो आपको ह्यूमन एक्टिविटीज को, ह्यूमन बिहेवियर को अच्छे से कंट्रोल करना आना चाहिए, तभी आप अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाएंगे, क्योंकि आजकल गुस्से से और पावर से सिर्फ काम नहीं हो सकता। मैनेजर नीड टू अंडरस्टैंड ह्यूमन बिहेवियर इफ दे आर टू बी इफेक्टिव, क्योंकि मैनेजर को इफेक्टिव होना चाहिए ताकि वो अच्छे से बिहेवियर को समझ पाए और जिसका बिहेवियर जैसा है उसके लिए उसी के अकॉर्डिंग टेक्निक यूज कर पाए। ऑप्शन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 21. शोभा इज एन ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन. शी बिलीव्स हर एम्प्लॉय आर ऑल सिमिलर ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, इग्नोरिंग साइंस दैट दे मे बी मैनिपुलेटेड हर. What perceptual shortcut is शोभा मोस्ट लाइकली यूजिंग? शोभा क्या है? ऑनेस्ट है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वो समझती है कि उसके एम्प्लॉय भी सिमिलर हैं, उसको ये नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं उसको। तो ये क्या है? ये है प्रोजेक्शन। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22. मिस्टर दिनेश हैड अ जॉब विच पेज एन एक्सीलेंट सैलरी. He had a good relationship with his peers and his superiors. He also liked the fact that the company policy fits well with what he personally believes and that he has received considerable recognitions for his achievement at the company. Which of these factors is most likely responsible for the fact that Dinesh loves his job? अब यहाँ से आपको बताया है कि भाई उसका अच्छा रिलेशन है अपने पीयर से, सुपीरियर से, उसको रिकॉग्निशन भी मिलती है उसकी अचीवमेंट की। तो यहाँ पे पूछा विच ऑफ दीज फैक्टर इज मोस्ट लाइकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द फैक्ट दैट दिनेश लव्स हिज जॉब। वो इनमें से किस रीजन की वजह से अपनी जॉब से लव करता है? हाई कंपनसेशन, गुड नेचर ऑफ पीयर रिलेशनशिप, गुड नेचर ऑफ सुपीरियर रिलेशनशिप, रिकॉग्निशन ऑफ हिज अचीवमेंट। अपने आप को उसकी जगह पे रख के देखिए, बाकी चीजें सेकेंडरी हैं, प्राइमरी क्या है? आपकी जो काम है उसको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, आपकी अचीवमेंट को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, उसको अवार्ड दिया जा रहा है, तो ऑब्वियसली आप अपनी जॉब को लव करोगे। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23. कंसिडर द फॉलोइंग रिकमेंडेशन. अ मिनिमम ऑफ 3 members, chair by an independent director, majority of independent director and can comprises executive director. In terms of the ASX principle, the above requirement related to the composition of which committee? भाई ये खूबी आपको दिए हैं। मिनिमम क्या है? 3 member होने चाहिए, एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर उसको चेयर करे, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की मेजोरिटी हो और कैन कॉम्प्राइज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। तो ये कौन सी फॉर्मेशन में, कमेटी फॉर्मेशन में हेल्प करेगा? नॉमिनेशन एंड रिस्क कमेटी,
Audit and Remuneration Committee, Remuneration Audit and Nomination Committee, Remuneration Risk Nomination Committee, but not the Audit Committee. यहाँ पे Audit Committee की कोई quality नहीं है. Option number D is the right answer. Moving on the next question, question number 24. The solution to many so-called people problem is often associated with improving the effectiveness of the recruitment process by. कहता है कि भाई जो solution मिल जाता है people की problems का associated with improving the effectiveness of recruitment process, जिससे कि recruitment process की effectiveness भी improve होती है. तो वो क्या है? Having a robust HR department to carry out the process, outsourcing the HR department, careful selection of the right people for the job, devolving to the line manager. यहाँ पे क्या होगा भाई, एक अच्छा HR डिपार्टमेंट होगा तो सारी प्रॉब्लम वैसे ही सॉर्ट आउट हो जाएंगी. ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25. इंडिकेट द करेक्ट कोड ऑफ द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट, असर्शन एंड रीजनिंग. असर्शन क्या है? BOP यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट कंसिस्ट ऑफ 3 मेन कंपोनेंट, कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट एंड फाइनेंशियल अकाउंट. रीजनिंग क्या दिया हुआ है इसको? BOP इज डिफाइंड एज अ रिलेशन बिटवीन टू कंट्रीज इन टर्म ऑफ देयर पॉलिटिकल अलायंस फॉर कैरिंग आउट स्ट्रेटेजिक पॉलिसीज. देखिए BOP का कोई रिलेशन नहीं होता पॉलिटिकल अलायंस से. BOP क्या है? ये स्टेटमेंट है जिसमें हम अदर कंट्रीज के साथ जो भी मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस होती हैं शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म उनको शो करते हैं. तो उसको देखते हुए फर्स्ट तो हमारी करेक्ट है और सेकंड क्या है? रॉन्ग स्टेटमेंट है. BOP में कैपिटल अकाउंट होता है, करंट अकाउंट होता है, फाइनेंशियल अकाउंट होता है, इसको हम कंसीडर कर सकते हैं. लेकिन इसमें जो आप पॉलिटिकल अलायंस की बात कर रहे हो उसका BOP से रिलेशन नहीं है. इनडायरेक्टली BOP को ये इम्पैक्ट कर सकता है लेकिन डायरेक्टली इसका कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि पॉलिटिकल अलायंस अच्छा होगा, स्ट्रेटेजिक पॉलिसी होगी तो हो सकता है improve the situation of BOP or balance of BOP. So first is correct and R is incorrect. Assertion is correct and R is incorrect, means option number C is the right answer. Clear? तो ये थे दोस्तों आज के 25 क्वेश्चन. सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए. अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए. आप लोग इंफॉर्मेशन के लिए, नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं. चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर एंड बाय बाय.